हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना सेशन बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा लॉस ही होता है। जो अगर 15% की सेम चीज़ की वृद्धि हो रही है और सेम चीज़ की कमी हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा। तो इसको करने के लिए होता है XY/100। ठीक है, तो 15 इंटू -15, क्योंकि लॉस हो रहा है, अपॉन 100, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.225 माइनस का, और ये तुम्हारा बचेगा 2.25%। माइनस का आया है तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में D भुजा BC का मध्यबिंदु है। यदि BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई है। हम पहले अपना एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, समबाहु। ये रहा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन में अब बोला गया था कि ABC में D भुजा BC पर मध्य बिंदु, अगर ये अगर ये A है, ये B है और ये है C, इसका BC पर मध्य बिंदु होगा D। ठीक, BC का मध्य बिंदु होगा तुम्हारा D। यदि BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है ना, समबाहु त्रिभुज है, तो ये 8 सेंटीमीटर दे रखा, तो सारी भुजाएं 8 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि अगर BC 8 है तो AC भी 8 होगी, AB भी 8 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब बोला गया त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए होता है समबाहु त्रिभुज की H बराबर √3/2 इंटू भुजा यानी A। तो हमें √3/2 A की वैल्यू दे रखी है, जो कि है तुम्हारी 8 सेंटीमीटर। तो उसे काटेंगे 4 बार, यानी आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याएं 1:4 के अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाई 4:3 के अनुपात में है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, तो हम एक बार में पहली बार जो पहला बेलन है उसका आयतन होगा πr1² h1²। ये अनुपात पूछा है। ठीक है, तो अनुपात लिख लेते हैं। ये होगा तुम्हारा दूसरे का πr2² और h2। ठीक है, तो अब बोला गया कि दो बेलनों की त्रिज्याएं, अगर पहले बेलन की त्रिज्या 1 है, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, तो पाई का कोई काम ही नहीं। ठीक, अब r1 तुम्हारा दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। h1 तुम्हारा दे रखा है, पहले बेलन की 4 दे रखी है। ठीक, रेशियो। अब बोला गया कि जब दूसरा का जो त्रिज्या दे रखी है वो 4 दे रखी है, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। h2 तुम्हारा दे रखा है 3। ठीक, उनके आयतनों का अनुपात होगा, यही क्वेश्चन बोला गया ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ये हो जाएगा 16 48। जब हम काटेंगे इसको 4 से तो ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 12, और इनके आयतनों का अनुपात जो हो जाएगा, मतलब B1 रेशियो B2 तुम्हारा हो जाएगा 1:12। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 6 घंटे में कर सकते हैं और ए बी सी मिलकर उसी काम को 4 घंटे करने में लगते हैं। अगर ए बी और ए बी सी ए बी मिलकर काम को करते हैं 6 घंटे में और ए बी सी मिलकर करते हैं 12 घंटे में, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 12, 6 दूनी 12 और 4 तियां 12। ठीक, अब बोला गया कि सी अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर ए और बी की इफ़िशियंसी, ए बी सी की इफ़िशियंसी तुम्हारी 3 दे रखी है और ए बी की इफ़िशियंसी तुम्हारी 2 दे रखी है, तो यहाँ से सी की इफ़िशियंसी निकल के आ जाएगी 1। अब बोला गया कि सी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर 12 वर्क है और सी की इफ़िशियंसी 1 है तो टोटल उसको 12 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, 12 दिन लगेंगे इसको सी को करने में, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 का भुगतान किया, उसे कितनी राशि का ऋण लिया था। अगर उसकी जो राशि है पहले 100% थी, ठीक, अब बोला गया है कि 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए ऋण, तो जो साधारण ब्याज और टाइम मतलब रेट इंटू टाइम करेंगे तो साधारण ब्याज यानी 16×5 80। ठीक, 80 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 9600 रुपये। ये इसका कितना गुना है, 180 का 9600 कितना गुना है, 120 गुना है। तो हम 100 का भी 120 गुना जैसे निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 12,000। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 7 की पावर 42 को 48 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो 7 की पावर 42 को 48 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। हमको पता है अगर हम 7 की पावर को ऐसा कुछ बना लें कि यहाँ पर 48 से डिवाइड करें तो 1 बन जाए। ठीक है, तो हमको पता है कि 7 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर जैसे करेंगे तो ये तुम्हारी पावर 2 से डिवाइड हो जाएगी यानी 21 बचेगी। अब अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 21 दूना 42 फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 48 और 7 की पावर 7 स्क्वायर जो होता है वो होता है 49 की पावर हमारा जो है 21 है और 48 अपान में अगर हम 49 को 48 से भाग करेंगे तो हमारा जो शेष बचेगा वो आ जाएगा तुम्हारा 1। और 1 की पावर 21 दे रखी है, किसी भी एक की पावर कोई भी संख्या दे रखी हो तो वो हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो जो हमारा शेष बचेगा वो हमारा 1 बचेगा। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राकेश अपनी मासिक आय का 15% अपने घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अगर उसकी मासिक आय 100% है, ठीक है, उसमें से इसने 15% घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर और 30% कपड़ों पर खर्च किया। टोटल मिला के कितना हो गया, 30 20 50 और 50 और 15 65। ठीक है, अब अगर 65% वो खर्चा कर रहा है 100 में से तो उसके पास बचेगा कितना, तो 35% बचेगा। ठीक है, 35% की वैल्यू जो दे रखी जो उसकी बचत हो रही थी 12,565, क्योंकि 35% बचा रहा है तो वो 12,565 की बचत करता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 359 और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, उसका मासिक आय निकालना है, तो 359,000, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले। ठीक है, तो राकेश अपनी मासिक आय का 15% अपने घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। गणना करने पर उसे पता चलता है कि उसने अंततः 12,565 की बचत की। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो 15% घरेलू खर्च पर खर्च किया, 20% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे यानी 30 20 और 15 यानी हो जाएगा तुम्हारा
23 20 50 और 15 निकल के आ जाएगा 65। अगर 100 में से 65 रुपये खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास बचेंगे 35% की वैल्यू हमारी दे रखी है 12,565 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 359। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है तो 359 और 00 लग जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 22 सेंटीमीटर और पाई का मान 3.14 है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, तो वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। और हमको दे रखा है पाई आर जो त्रिज्या दे रखी है वो 22 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यानी 4 गुणे पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14 और 22 त्रिज्या दे रखी है तो 22 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक चीज़ और देखनी है इसमें कि हमें 11 का मल्टीपल देखना है, क्योंकि 22 जो बनता है वो 11 का 11 इंटू 2 से बनता है। तो हमें 11 का मल्टीपल देखना, और 11 का मल्टीपल ये होता है जो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि एकांतर क्रम में उनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जब घटाएंगे तो उनका जो अंतर होगा, जोड़ने के बाद एकांतर क्रम में जोड़ लेंगे तो उनका जो अंतर होगा या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। तो हमें ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। 6 और 7 का एकांतर क्रम 13 हो जाएगा और 13 से फिर 0 पे जाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह 1 और 9 हो जाएगा तुम्हारा 10 4 14, सॉरी एक बार ये, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं। 7 6 13 और 13 और 0 0 हो जाएगा। 13 प्लस 0 13 हो जाएगा। 9 4 13, तो इन दोनों का अंतर 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 6079.04, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 152 की पावर 57 और 143 की पावर 82। हमने आपको बताया था कि 0 1 5 6 इन चारों की कोई भी पावर हो, उनका यूनिट डिजिट सेम होता है। और बाकी संख्याओं के लिए मैंने बताया था पावर को 4 से डिवाइड, पावर को जब 4 से हम विभाजित करेंगे तो जिसकी भी पावर को हम विभाजित कर दें तो हम पहले यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट को ही लिख लेते हैं। 2 की पावर 57 और 3 की पावर 82। तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे पावर को और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौको 56 होता है, तो 2 की पावर 1 बचेगा यहाँ पे, और ये होता है तुम्हारा 4 दूनी 8 और बचेगा तुम्हारा 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 तुम्हारा, और 9 दूनी 18 करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा 8। यही आंसर हो जाएगा 8 इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपने आप की 512 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्षों में ये दोगुनी हो रही है राशि, 2 की पावर 1 मान लेते हैं, और तो कितने वर्षों में ये 512 गुनी हो जाएगी। यानी 512 का मतलब ये होता है कि 2 की पावर 9, तो 1 का 9 कितना गुना है, 9 गुना है, ठीक है। तो 15 का भी हम 9 गुना निकाल देंगे तो निकल के आ जाएगी तुम्हारी ईयर, 15 9 135 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या का 5/6 645 है, उसी संख्या का 9/20 ज्ञात करें। तो 5/6 की वैल्यू दे रखी है हमें
645। हमें निकालना है 9/20 की वैल्यू। तो 9/20 की वैल्यू निकालने के लिए करना क्या होगा, 645 ये इधर भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा, यानी 6/5 और 9/20 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 ताई 6 और 2 दहम 20 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और बचेगा यहाँ से 1, 5 दूनी 10 बचेगा 4 और 5 9 45। अब हम अगर 129 इंटू 3 और इंटू 9 कर ले, 123 इंटू 9 इंटू 3 जब करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा हमारा निकल के आ जाएगा 348 3 10 से भाग करेंगे इसको, ये निकल के आ जाएगा 348.3। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य 24,650 है। अगर हम MP CP और SP लिख लेते हैं, ठीक है। तो MP को हम मानते हैं 100, इस पर 15% की छूट दी जा रही है और विक्रय मूल्य 24,650 है, तो 15% की छूट देने पर 85 रुपये में बेचेंगे। अब बोला गया है कि यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 80%, अगर CP अंकित मूल्य का 80% है तो CP हो जाएगा तुम्हारा 80, ठीक है। तो अब बोला गया था कि जो है लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 85 यूनिट की वैल्यू हमारी दे रखी है 24,650। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 24,650 भागे 25 करेंगे, ये निकल के आ जाएगा 290, ठीक। और हमें लागत अंकित मूल्य निकालना है तो 80 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 290 से जब हम 80 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगी 23,200। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 46 मीटर, लिख लेते हैं 46 मीटर, 69 मीटर, 92 मीटर और 115 मीटर को पूर्णता मापने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें हमको SCM निकालना होगा। SCM निकालने के लिए जो जिनका अंतर कम हो उनको ले लेते हैं 23, ठीक है। इन दोनों का अंतर 23 होगा और हम ये देख रहे हैं कि 23 से चारों संख्याएं विभाजित हैं, क्योंकि 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौको 92, 23 पंजे 115। तो इसका जो SCF हो जाएगा और बड़ी से बड़ी लंबाई मापनी है तो SCF ही निकालना होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 23। यही आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शराब से भरे पीपे में से 4 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर से उसे पानी से भर दिया जाता है। यह क्रिया एक बार फिर की जाती है। पीपे में शेष शराब की मात्रा का पानी की मात्रा से अनुपात 16:5 है। पीपे में मूल रूप से कितनी शराब थी? अगर जो है 16:9 में और टोटल 25 हो जाएगा, ठीक। यह क्रिया 2 बार दोहराई गई थी तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे और इसका भी अंडर रूट कर देंगे। ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा, अंडर रूट करेंगे 4 और ये निकल के आ जाएगा 5। अब बोला गया है कि 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 4 लीटर शराब निकाल के पानी मिलाया जा रहा था तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी, क्या कहते हैं, 4 के बराबर, ठीक। पीपे में मूल रूप से कितनी शराब थी? तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, यानी 5 के
20। ये आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लगता है। यदि वह ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर पुल पुल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, और क्योंकि दोनों का जो है स्पीड सेम है, दोनों उसमें तो स्पीड बराबर स्पीड ले रहे हैं, तो ये लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर हो जाएगा। अब बोला गया कि अगर पुल की लंबाई कितना है, 99 है, और प्लस LT और LT, ठीक। यहाँ पर इसको पार करने में 61 सेकेंड लग रहे थे और इसको पार करने में लग रहे थे 52 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो हमारा अंतर निकल के आएगा 9, और 9 इसलिए कम लग रहा है कि 9 इसको 61 सेकेंड इसलिए ज़्यादा लग रहा है, 9 सेकेंड ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो 99 मीटर पुल की लंबाई को पार कर रही है। तो 9 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 99 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 11 हो जाएगी। तो हमें ट्रेन की लंबाई बतानी है, तो 52 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, तो 52 का 11 गुना कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 572। ये आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकेंड का समय लगता है। यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 52 सेकेंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि ट्रेन जब पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करेगी, और व्यक्ति को पार करेगी तो केवल खुद की लंबाई को पार करती है। तो पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई जोड़ के जितना टाइम समय लग रहा है, और अब खुद की लंबाई को पार करने में जितना समय लग रहा है, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस के हो जाएगा। तो 99 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ से 61 सेकेंड लग रहे थे, और लेंथ ऑफ ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करने में 52 सेकेंड लग रहे थे। तो इन दोनों का जो अंतर है 9, क्योंकि 9 यूनिट इसलिए ज़्यादा लग रहा था ट्रेन को जब पुल को पार कर रही थी, क्योंकि 99 मीटर ज़्यादा पार कर रही है ट्रेन अपनी लंबाई से, खुद से 99 मीटर ज़्यादा पार कर रही है। क्योंकि अगर खुद की लंबाई पार करती तो 52 सेकेंड लगते, अगर पुल को भी जोड़ना 99 मीटर ज़्यादा है ना, तो 9 सेकेंड 9 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 99 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 11 आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही बतानी है, तो हमें 52 इंटू 11 करेंगे तो 572 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस सेशन को यहीं तक रखते हैं, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं शाम को एडवांस मैथ का सेशन लेके। तो अपना ध्यान रखना, और सिर्फ अपना ही ध्यान रखना। बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर।